जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हमने देखा था कि सीडीपी की जो पेडागोजी थी वो वहाँ पे समाप्त हो चुकी थी और इसी क्रम में उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और जो मैथ्स पेडागोजी जो क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन जो आए हुए हैं 7 जनवरी 2022 के पेपर में जो पूछे गए थे, वही सेम क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास हर हाल में अच्छा लगेगा, क्योंकि वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आए हुए क्वेश्चन है। तो क्लास को बीच में स्किप ना करिएगा, क्लास के लास्ट में रहिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत कर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स के न्यूमेरिकल्स है, और आगे के जो 15 क्वेश्चन है वो आपको मैथ्स पेडागोजी से मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन क्या है, 25 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में अगर लिखा जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, क्या संख्या होगी उसे बताएं। जैसे हम जानते हैं कि 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। 1/10 100,000 10 लाख, ये हो गया आपका 10 लाख। और जब बात आएगी आपकी 25 मिलियन की, तो 25 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? ये 10 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख, जो ऑप्शन बी है यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो 2 करोड़ 50 लाख। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता। न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता, हमें उसको ऑप्शन चूज़ करना है। पहला है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सी बी है शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणा है, सी है निर्देशीय भाषा, और डी है लैंगिक भेदभाव। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा वो डी सही हो जाएगा, लैंगिक भेदभाव। समझिएगा इसको, जैसे लैंगिक भेदभाव गणित में न्यून उपलब्धि के प्रति योगदान देने वाला कारक नहीं हो सकता, जो ये है नहीं हो सकता। तथा सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि शिक्षार्थी के बारे में शिक्षक की धारणा और निर्देशीय भाषा गणित के प्रति योगदान के कारक हैं। तो जो हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, NCERT के अनुसार कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि 3.7 के समान है। 3.7 के समान है। अब बी है, क्रम ADG में अगले अक्षर को पहचानें। अब देखिए सी, यदि एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 बसों में कितने बच्चे बैठ सकते हैं। ऑप्शन डी, दर्शाइए कि 2 गुणे 3 और 3 गुणे 2 के समान है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ये अपेक्षित नहीं है। देखिए जरा, ये देखिए, आप ADG में भी बता सकते हैं कि अगर ए और डी के बीच में बी और सी का गैप है और डी के बाद देखिए ई और एफ का गैप है, तो यहाँ दोनों आप बता सकते हैं कि जी के बाद HI, यहाँ पे जे आएगा, यहाँ बता सकते हैं। और आगे जब देखेंगे 40 बच्चे बैठ सकते हैं तो 3 में 120 बैठेंगे। तीसरा देख सकते हैं कि 2 गुणे 3 अगर 6 है तो 3 गुणे 2 भी 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर 6। तो ये तीनों हम अपेक्षित है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट है यानी कि ए ऑप्शन, ये अपेक्षित नहीं है। 3.7 के समान किसको सिद्ध करना, नहीं, कुछ भी है ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में उपयोग करने के लिए किसी शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट, 10 को 2 से विभाजित करने का क्या अर्थ है। ऑप्शन बी, यदि मैं 100 पुस्तकों को 3 लोगों में बांटने की कोशिश करूं तो मेरे पास कितनी पुस्तकें रह जाएंगी। ऑप्शन सी, यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने में 10 दिन लगाता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। ऑप्शन डी, आपकी माँ के पास 9 पेंसिल है, वह आपको आपके भाई और आपकी बहन को बराबर बराबर पेंसिल देना चाहती हैं, तो आपको कितने पेंसिल मिलेंगे। इसके बारे में अब इन चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो देखिए, इसमें से डी नंबर का जो ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, जो डी नंबर का जो ऑप्शन है इसको बहुत ही बारीक से देखने का काम है। यदि आपकी माँ के पास 9 पेंसिल हैं, वह आपको और आपके भाई को और आपकी बहन को बराबर पेंसिल, तो आपके पास कितनी पेंसिलें होंगी। यह प्रश्न विभाजन पर परिचयात्मक कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है। बाकी देखिए और कोई भी नहीं लग रही है, ठीक है। तो इस तरह जो ऑप्शन है डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5वें नंबर का, विद्यालयीय स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण है कि हमारी आकलन प्रक्रिया। अब ऑप्शन ए है, रचनात्मक आकलन को योगात्मक आकलन से अधिक महत्व देती है। ऑप्शन बी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिगत प्रश्नों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन सी, बच्चे के चिंतन के गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। ऑप्शन डी, पुनः स्मरण पर आधारित प्रश्न की तुलना में समस्या समाधान पर बल देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा
वो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और कैसे सी होगा इस पर हम चर्चा करेंगे। विद्यालयी स्तर पर गणित में शिक्षार्थी की विफलता का एक मुख्य कारण हमारी आकलन प्रक्रिया बच्चे के चिंतन के गणितीय एवं गणितीकरण एवं क्षमताओं की तुलना में कार्यविधिक ज्ञान एवं तथ्यों पर बल देती है। तो इसका जो विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे। श्री राजू अपनी कक्षा 3 के छात्रों में संख्यात्मक समझ विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक सहायक सिद्ध होगा। ए है कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने को कहें कि उसमें कितने कंचे हैं। ऑप्शन बी छात्रों से एक एक सीढ़ी गिनते हुए चढ़ने को कहें। ऑप्शन सी विद्यालय में कक्षाओं की संख्या के आधार पर छात्रों से पूरे विद्यालय में छात्रों की संख्या का अनुमान लगाने को कहें। ऑप्शन डी छात्रों को बिल्डिंग ब्लॉक देकर सैकड़ा दहाई के रूप में एक संख्या बनाने को कहें। तो जो इसका हमें ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कंचों से भरी एक बरनी लेकर छात्रों से अनुमान लगाने का है कि उसमें कितने कंचे हैं। ये एकदम सटीक ऑप्शन हो जाएगा। बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि आपके छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया है। ऑप्शन फर्स्ट है मनोगत 2 संख्याओं को जोड़ें और सन्निकट उत्तर दें, यानी कि सन्निकट मतलब उसके निकट का जो उत्तर है वो। बी है इंच टेप का उपयोग करते हुए एक मेज की लंबाई को नापें। सी है पृथ्वी और सूर्य के बीच सन्निकट दूरी का अनुमान लगाएं। डी है आपकी कॉलोनी के बच्चे की लगभग संख्या बताएं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें हम देखिए पहले मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन होते हैं क्वेश्चन के थ्रू हम ऑप्शन को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि अगर हम जैसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं तो ज़्यादातर हम ऑप्शन के करीब आते हैं। तो इसमें आप देखिए दिया हुआ है कि जब अज्ञात राशियों की बात करेंगे हम तो अज्ञात राशियों के अनुमान लगाने के लिए कॉलोनी के बच्चों की लगभग संख्या ज्ञात करने का अभ्यास सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो देखिए ऑप्शन जो डी है ये एकदम यहाँ क्लियर एंड कट निकल के आ रही है कि इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इतनीकरण यानी कि ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा रट कर याद करना और तीसरा दृश्यीकरण, चौथा है तुलना करना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये आप भी जानते हैं रट कर याद करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो 9वें नंबर का हो जाएगा। 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। श्री जावेद गुणों की अवधारणा कक्षा में आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने 3 शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाई है। पहला है श्यामपट्ट पर 2 के गुण लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। दूसरा है स्पष्ट करें कि किसी संख्या अंक की सप्लाव गिनती से गुणज बनते हैं। ऑप्शन 3 है 2 रुपये के अनेक सिक्के लें और सिक्के 2 सिक्कों 3 सिक्कों आदि के ढेर बनाएं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा है इसको हैज़ से मैं यहाँ पर इंडिकेट किया हूँ। अवधारणा को अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इन गतिविधियों को सर्वाधिक उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित करने में उनकी सहायता करें। तो इसमें क्या होगा सटीक कैसी सीरीज हम सेट करेंगे उसको जानेंगे हम। तो देखिए इसमें जो दिया है ऑप्शन ए है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी है थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन सी है सेकंड फर्स्ट थर्ड और ऑप्शन डी है थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो जो इसमें डी ऑप्शन है ये एकदम सही हो जाएगा। पहले 2 रुपये के अनेक सिक्के ले और सिक्के 2 सिक्के 3 सिक्कों आदि ढेर बनाए, ऐसे हो जाएगा। दूसरा स्पष्ट करें कि संख्या अंक की सप्लाव गिनती से गुणज बनते हैं और तीसरा श्यामपट्ट पर 2 के गुण लिखिए और उन्हें वास्तविक जीवन के उदाहरण से जोड़िए। तो इस तरह जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो जो ऑप्शन ए है देखिए क्या कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे से जो है हट जाएगा। द्विमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। यहाँ छात्रों से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में से पहले हम छात्र यूज़ कर सकते हैं। और बी में जो है छात्रों से विभिन्न आकारों का परिमाप ज्ञात करने के लिए कहना। और ऑप्शन सी है छात्रों को द्विविमीय आकार या द्विविमीय आकार के छोटे समान टुकड़ों में विभाजित करने के लिए कहना। ऑप्शन डी है छात्रों को यहाँ ये देखिए विमीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये विमीय है, द्विविमीय आकार के में इकाई व दहाई की संख्या गिनने के लिए कहना। ठीक है, इकाई की संख्या गिनने के लिए कहना। या अब
जो थोड़ा 10वां क्वेश्चन जो थोड़ा मुझे भी टिपिकल लग रहा है, तो इसीलिए कह रहा हूँ आप सभी से भी इसके थोड़े लेवल जो है अच्छे हैं, तो आप इससे भागिए मत। आप जितना भागेंगे ये आपको उतना दूर करेगा। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को एकदम अच्छे से देखते रहिए। जो ना समझ में आए वहाँ वीडियो को पॉज करिए, फिर देखिए, फिर प्ले करिए, फिर पॉज करिए। तो ऐसे करते रहिए, क्योंकि जब तक हम किसी को समझ के नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक तो हमें दिक्कत होगी ही होगी। तो पहला हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए वो हम किसी चीज़ को समझ के पढ़ने का इंटेंशन अपने अंदर पैदा करना चाहिए। तो 10वां क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो इसका डी वाला ऑप्शन है, ध्यान देखिए डी वाला। डी क्या है कि छात्रों को द्विविमीय आकार में इकाई की संख्या गिनने के लिए कहना। इकाई मतलब होता क्या है, जैसे ये आप द्विविमीय है, एक चतुर्भुज है, ठीक है, तो ये मान लीजिए लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई ऐसे एक इकाई, ये एक इकाई हो गई, एक इकाई ये हो गई। तो इस तरह संख्या गिनने के लिए कहना। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है ये टिक किया गया है। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर समय नहीं अपना वेस्ट करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं का यह गुणधर्म कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट समवर्ग गुणधर्म, ऑप्शन बी वितरण गुणधर्म, ऑप्शन सी क्रम विनिमय गुणधर्म और ऑप्शन डी सहचर्य गुणधर्म। ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन जो जाएगा, और थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है, जैसे पिछला जो क्वेश्चन था, ये पिछले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ए हो जाएगा, माफ़ करिएगा। जो ऑप्शन ए है यहाँ पे देखिए मुझसे थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी, जिसको मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, छात्रों से द्विविमीय आकारों को अध्यारोपित करने और मापों की तुलना करने के लिए कहना। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की अवधारणा को पढ़ाने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी प्रारंभिक गतिविधि सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है ये सबसे उपयुक्त है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो हम इसमें ऑप्शन आपको बता देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो समवर्ग गुणधर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समवर्ग गुणधर्म। ध्यान देखिए समवर्ग गुणधर्म। अब बात करेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार। ऑप्शन फर्स्ट, गणित शिक्षण की संकीर्ण उद्देश्य संख्याएं एवं संख्या सीखना और उच्चतर उद्देश्य मापना सिखाना है। ऑप्शन बी है, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य परिशुद्ध परिकलन पढ़ाना और उद्देश्य कलन यानी कैलकुलस पढ़ाता है। ऑप्शन सी, गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। ऑप्शन डी, गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य गणितीय भाषा को विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य इबारती प्रश्न, यानी कि ऑप्शन देखिए ब्रैकेट में क्या किया है, राम में समस्या हल करना। तो इसका जो सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में कहा है, इसमें साफ कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर समस्या समाधान का कौशल विकसित करना है। इसलिए जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट ऑप्शन। 13 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, गणित कक्षा में देखिए पर बल होना चाहिए, किस पर होना चाहिए, केवल गणितीय विषय वस्तु पे, गणितीय प्रक्रिया एवं तर्क पर, गणितीय समस्या हल करने पर। ऑप्शन डी, मानक गणितीय फलन विधियों एवं प्रक्रियाओं से। ये फलन कलन होकर फलन होगा। तो जो इसका सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा आपका गणितीय प्रक्रियाओं एवं तर्क पे। किस पे जाएगा, गणितीय प्रक्रियाओं एवं तर्क पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र कहते हैं कि 360 + 55 सेवा है। तो कैसा है, 360 + 55 यहाँ देखिए किया हुआ है, तो 3115 लाया गया है। तो किसी बच्चे ने इसको किया है। तो अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि इस भ्रांति को दूर करने के लिए कौन सी उदाहरणों को दोहराना सबसे उपयुक्त होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण, और देखिए दूसरा सीधी गिनती, और तीसरा 3 अंक की संख्याओं का जोड़ या योग, और या चौथा है एकाकी संगति। तो इसका सबसे सटीक ऑप्शन हो जाएगा जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। क्या हो जाएगा, जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण। तो जो हो जाएगा, जैसे होता क्या है आप देखिएगा, यहाँ मैंने लिखा क्या, यहाँ मैंने 360 लिखा और यहाँ मैंने लिखा 55। अब मैं जोड़ूंगा तो यहाँ तो 5 उतर जाएगा और 6 × 5 = 11 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो कोई बच्चा शुरुआत में जब जोड़ता है तो ऐसे ही जोड़ता है। तो इसी को दूर करने के, इस भ्रांति को दूर करने के लिए जोड़ने के समय पुनर्समूहीकरण जो होता है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड वाली जो बात है वो यहाँ पे सही साबित होगी।
15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, गणित एक ऐसा विषय है जो अधिकांश अमूर्त धारणाओं से बना है। ऑप्शन बी, गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक सही तरीका होता है। ऑप्शन सी, जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते उन्हें भी गणितीय ज्ञान होता है। ऑप्शन डी, गणित की अधिकांश उपशाखाओं में अंतः संबंध होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है सॉल्व करके। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, प्लीज़ सॉरी, क्योंकि जो इसका ऑप्शन है ये गलत यहाँ ठहराया गया है, कौन सा सत्य नहीं है। तो गणितीय समस्याओं के समाधान पहुंचने का सिर्फ एक ही सही तरीका है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम समाधान तक पहुंच सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा है, एक मैं उदाहरण दे बता रहा हूँ, जैसे आपसे कहा कि 2 दूना 4 होता है, 2 दूना का 4 होता है, तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 और 2 दूसरी बार भी 2, तो जोड़ के हम 4 करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया, दूसरा तरीका। तो यहीं पे गलत हो गया कि गणितीय समस्याओं के समाधान पर पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। अब इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और मैथ पेडागोजी का जो 7 जनवरी 2022 को हुआ था उसका भी आखिरी क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चों की ज्यामितीय तर्क के स्तरों का वर्णन करता है। ऑप्शन फर्स्ट, जीन पियाजे। ऑप्शन बी, माइकल कॉल। ऑप्शन सी, वैन हेल। और बी, एफ स्किनर। तो जो इसका सही ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे जो सी है, वैन हेल, ये सही हो जाएगा। इस तरह जो क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है और बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो चुका है। तो आप जितने भी अपनी तय कर रहे हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करिए, थोड़ा सा बूस्ट करिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम जो है 50 डेज़ टू 45 डेज़ के बचे हुए हैं। तो अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए, आपके सिलेक्शन हो, आप कट ऑफ के ऊपर अच्छे नंबर लेकें, 120 प्लस आपके रहे नंबर, और हम टारगेट भी 120 प्लस के ही लेके चलेंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।